फायदा है ये नहीं है, कोई फायदा नहीं है। अब इंतजार करे कुमकुम उधर, प्रियांशु, प्रियंका, शिवपुल, आर्यन, का ये सब बड़ा पार्टी देगा। शिवपुल तो सोच रहा होगा कि जैसी खाली हमारा डिवीजन आ गलो ने सर बढ़िया, ओकर बाद फिर आपको तो जो कहिएगा सो, चूल्हा जोड़ल जाएगा उधरे जमुहार हरा में, ठीक है। चलो आज ध्यान देना, पिछले क्लास में हम तुम लोगों को मिश्रण पढ़ा रहे थे, क्या पढ़ा रहे थे, और मिश्रण भी पढ़ा दिए थे, है ना। मिश्रण का प्रकार भी पढ़ा दिए थे, कौन कौन समांगी मिश्रण था और कौन कौन विषमांगी मिश्रण था। थोड़ा सा आज हेडिंग डालना बाबू, मिश्रण को पृथक्करण करे की विधि। क्या हेडिंग डालना, मिश्रण को पृथक्करण करने की विधियां, ठीक है। हेडिंग डालो, मिश्रण को पृथक्करण करने का विधि। और क्वेश्चन यहां से पूछता है बाबू, याद रखना, मिश्रण का पृथक्करण की विधियां, पृथक्करण की विधियां। जैसे मान लो कि तुम किसी चीज को किसी चीज में मिला देते हो और दोबारा से उसको अलग करना पड़े, तो सर अलग अलग तरीकों से अलग किया जा सकता है। जैसे कहने का मतलब है कि चीनी में पानी में चीनी मिला दो तो मिश्रण बन गया सर, लेकिन सर नमक में या चीनी में बालू मिला दो फिर भी मिश्रण बन गया सर। तो देखो एक मर्तबा हम मिला रहे हैं क्या सर, तो चीनी में क्या मिला रहे हैं, पानी, और ये क्या बन गया, मिश्रण। देख रहे भैया, यहाँ केयर करना। और यहां से हम कह रहे हैं एक मर्तबा चीनी में हम क्या मिला रहे हैं, बालू, तो ये भी क्या बन गया, मिश्रण। लेकिन सर दोनों मिश्रण बना, लेकिन दोनों दो तरह का मिश्रण बना, एक मिश्रण समांगी बना और एक मिश्रण जिसके घटक पूरा पूरा घुल मिल जाएंगे वो मिश्रण क्या कहलाएगा, जिसके घटक पूरा पूरा नहीं घुल मिल पाएंगे वो क्या कहलाएगा। अगर दोबारा से ये दोनों मिश्रणों को अलग करने की नौबत आ जाए तो तुम बताओ इस मिश्रण को कैसे अलग करोगे। चीनी और पानी के मिश्रण को कैसे अलग किया जा सकता है, चीनी और बालू के मिश्रण को कैसे अलग किया जा सकता है। चीनी और बालू को तो सर हाथ से चुन करके भी अलग किया जा सकता है, लेकिन क्या चीनी और पानी को हाथ से अलग किया जा सकता है, हाथ से अलग किया जा सकता है, नहीं ना, अरे नहीं ना। तब बताओ कि क्या करना पड़ेगा हमको, तो सर अलग अलग तरह का क्या लगाना पड़ेगा सर, तो विधि लगाना पड़ेगा। यानी अलग अलग तरह के मिश्रण में अलग अलग तरह का क्या लगेगा सर, तो विधि लगेगा। अब कैसे कैसे विधि लगेगा सर, थोड़ा सा केयर करना। हम आपसे मिश्रण की पृथक्करण करने की क्या पढ़ा रहे हैं सर, तो विधियां। सबसे पहला विधि में लिखेंगे सर क्या, तो लिखेंगे चुंबकीय पृथक्करण विधि। कौन सा विधि सर, चुंबकीय पृथक्करण विधि, करण विधि। विधि नंबर क्या है सर, तो पहला। दूसरा विधि में लिखेंगे सर आसवन विधि। कौन सा विधि लिखेंगे सर, तो आसवन विधि। कौन सा विधि, आसवन विधि। कौन सा विधि लिखेंगे सर, तो आसवन विधि। फिर उसके बाद लिखेंगे सर रावाकरण विधि। कौन सा विधि लिखेंगे सर, रावाकरण विधि, रावाकरण विधि, रावाकरण विधि। तीसरा में लिखेंगे सर क्या सर, तो आंशिक आसवन विधि। कौन सा विधि लिखेंगे सर, आंशिक आसवन विधि, आंशिक आसवन विधि, आंशिक आसवन विधि। फिर लिखेंगे आंशिक रावाकरण विधि। आंशिक रावाकरण विधि। फिर लिखेंगे सर ऊर्ध्वपातन विधि, ऊर्ध्वपातन विधि। देखो बाबू ऊर्ध्वपातन क्या होता है समझ में आता है तुम लोगों को, यहां से क्वेश्चन घिना घिना के पूछ देता है। ऊर्ध्वपातन मतलब सर कोई ठोस पदार्थ सीधा कहां बदल जाए, गैस में गर्म करने पर सीधा ठोस से कहां बदल जाए। यानी सर ऊर्ध्वपातन का मतलब यह हुआ सर कि कोई पदार्थ सीधा ठोस से गैस में बदल जाए, गैस में बदल जाए, गैस में बदल जाए। तो 10 के एग्जाम में थोड़ा बैठ रहे हो कि थोड़ा सा परिभाषा पूछेगा। देखो यहां से ऊर्ध्वपातित पदार्थ बहुत सारा होता है। जैसे में सर आपको सबसे पहला ऊर्ध्वपातित पदार्थ का नाम लिखने का मन करेगा तो लिखेंगे नौसादर। क्या लिखेंगे सर, दूसरा लिखने का मन करेगा सर तो लिखेंगे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या लिखेंगे सर, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड,
ऑक्साइड, ठोस कार्बन डाई ऑक्साइड। क्या लिखेंगे सर? ठोस कार्बन डाई ऑक्साइड। अगर और लिखने का मन करेगा सर तो लिखेंगे फिनैप्थैलीन। क्या लिखेंगे सर? फिनैप्थैलीन। अभी और लिखने का याद मन करेगा सर तो लिखेंगे अमोनियम क्लोराइड। क्या लिखेंगे सर? अमोनियम क्लोराइड। क्या लिखेंगे सर? अमोनियम क्लोराइड। अभी और अगला लिखने का मन करेगा सर तो लिखेंगे आयोडीन। क्या लिखेंगे सर? तो आयोडीन। लेकिन जे बतिया बचपन से पढ़ते आ रहे थे उसको अभी तक नंबर ही नहीं आया है सर, कपूर। क्या बाबू? तो कपूर। तो याद रखना कि यहाँ 10वां का एग्जाम नहीं दे रहे हैं कि खाली एगो तोरा से कपूर पूछ देते है ना। यहाँ से इतना मना ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन रह सकता है। ये सब के सब कौन सा पदार्थ है सर? तो ऊर्ध्व पातित पदार्थ है। कौन सर? तो कोई भी पदार्थ सीधा ठोस से क्या में बदल जाए? गैस में बदल जाए, उसको क्या कहेंगे? ऊर्ध्व पातित पदार्थ। जैसे में नौसादर, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, फिनैप्थैलीन, अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कपूर, ये सब के सब कैसा पदार्थ है सर? तो कहेंगे ऊर्ध्व पातित पदार्थ है। तो याद रखना है सर कि कुछ कुछ ऐसे हैं जो ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा मिश्रण को अलग किया जा सकता है सर। कौन कौन मिश्रण को ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा हल किया जा सकता है सर? तो देखो, वैसे मिश्रण को ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा हल किया जा सकता है जिसमें दो ठोस पदार्थों के मिश्रण जिसमें से एक क्या हो सर? ऊर्ध्वपातित हो। जैसे मान लो लोहा में मिला दिया गया है क्या सर? कपूर। तो लोहा और कपूर का मिश्रण हो गया। अब उसको अलग करना है तो कैसे करेंगे सर? तो गर्म कर देंगे तो कपूर वाष्प बन करके उड़ जाएगा और लोहा बच जाएगा सर। तो ध्यान देना बाबू, इसको किस भी इसके कैसे मिश्रण को अलग किया जा सकता है सर? तो वैसा मिश्रण को अलग किया जा सकता है। लिखेंगे वैसे मिश्रण को पृथक किया जाए, वैसे मिश्रण को पृथक किया जाता है जिसमें दोनों पदार्थ, जिसमें दोनों पदार्थ क्या हो सर? तो ठोस हो। दोनों पदार्थ क्या हो? ठोस हो और एक ऊर्ध्वपातित हो, और एक ऊर्ध्वपातित हो, ऊर्ध्वपातित हो। एक क्या हो सर? तो ऊर्ध्वपातित हो। उसको किस विधि द्वारा अलग किया जाता है सर? तो ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा। बोलो बात क्लियर है सर? जैसे मैं मान लो ना कंकड़ में पारा मिला हुआ है, कंकड़ में कपूर मिला हुआ है। अब दोनों को अलग करना है सर, दोनों चूरने के रूप में है तो हाथ से चुनाएगा नहीं, छनाएगा भी नहीं, तो क्या होगा सर? तो ऊर्ध्वपातित विधि लगा देंगे सर। गर्म कर देंगे तो ऊर्ध्वपातित पदार्थ गैस बनकर उड़ जाएगा, जिसको बचना होगा वो बच जाएगा। बोलो बात क्लियर है सर? हो गया? एक विधि और है बाबू जिसको हम लोग बोलते हैं अवसादन विधि। कौन सा विधि सर? तो अवसादन विधि है ना। एक विधि और है बाबू जिसको हम लोग बोलते हैं निस्पंदन विधि। निस्पंदन विधि ये क्या है सर? तो मिश्रण को पृथक करने की विधियां हैं। उसमें से याद रखना है सर कि सबसे खतरनाक विधि में से सर क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है ऊर्ध्वपातन से। कैसे पदार्थों को इसमें मिश्रण को अलग किया जा सकता है सर? तो दोनों पदार्थ ठोस अवस्था में हो और दो में से कोई एक हो ऊर्ध्वपातित हो। यानी ये जितना लिस्ट लिखाए हैं इस लिस्ट में से कोई एक पदार्थ हो सर, तो उसमें कौन सा विधि लगा देंगे सर? तो ऊर्ध्वपातन विधि। बोलो बात क्लियर है? हो गया? बोलो क्लियर है सर? क्लियर है? इससे मिलता जुलता एक टॉपिक और है जिसका नाम है सर विलियन। क्या नाम है सर? तो विलियन। एक टॉपिक और है इससे मिलता जुलता जिसका नाम क्या है सर? तो विलियन। थोड़ा सा केयर करना बाबू कि दरअसल विलियन क्या होता है। ये तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे क्या सर? तो मिश्रण। अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ने जा रहे हैं सर? तो विलियन। विलियन को इंग्लिश में बोलते हैं सोल्यूशन। क्या बोलते हैं सर? तो सोल्यूशन। विलियन क्या बोलते हैं सर? सॉल्यूशन। थोड़ा सा केयर करना सर कि यहां से भी क्वेश्चन कैसे पूछता है। विलियन बताओ कि क्या होता है सर? कहेंगे दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं सर? तो विलियन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहा जाता है? विलियन कहा जाता है। क्या लिखेंगे सर? कि दो या दो से अधिक। क्या लिखेंगे सर? दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। क्या कहते हैं सर? तो विलियन कहते हैं। ध्यान देना बाबू, अगर कोई विलियन है तो इसमें दो चीज होगा।
पहला चीज क्या होगा सर? तो एक होगा विलेय और दूसरा होगा विलायक। क्या बोले सर? एक क्या होगा? विलेय और दूसरा क्या होगा? विलायक। अब सवाल उठता है कि सर ये विलेय क्या होगा सर और विलायक क्या होगा? तो थोड़ा सा केयर करना बाबू कि हम बात कर रहे हैं किस पर? तो विलेय पर। किस पर बात कर रहे हैं? विलेय पर। थोड़ा सा विलेय पर नजर डालो, एक नजर, तो आपको पता चलेगा विलेय किसको कहते हैं सर। तो लिखेंगे सर वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ जो दूसरे पदार्थ में, जो दूसरे पदार्थ में घुल जाता है, घुल जाता है, उसे क्या कहते हैं सर? तो विलेय। और एक शब्द और होता है जिसका नाम क्या आता है सर? तो विलायक। क्या आता है सर? तो विलायक। और विलायक किसको कहते हैं सर? तो कहेंगे वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ जो अपने अंदर, जो अपने अंदर दूसरे पदार्थ को, दूसरे पदार्थ को, दूसरे पदार्थ को घुलाने की क्षमता रखता है, घुलाने की क्षमता रखता है, घुलाने की क्या रखता है? क्षमता रखता है, उसे क्या कहते हैं सर? तो विलायक। जैसे हम थोड़ा सा कहें बाबू कि चीनी में क्या मिला रहे हैं? पानी। तो बताओ ये क्या बनेगा? चीनी पानी का, चीनी पानी का विलयन क्या बनेगा? ये चीनी पानी का विलयन, ये क्या बन जाएगा? चीनी पानी का विलयन। अब थोड़ा सा सोच करके हमको बताओ कि सर इसमें चीनी मिलाएं और पानी मिलाएं तो घुला कौन? पानी की चीनी। तो जो घुलेगा उसको क्या कहेंगे? विलेय। और जो घुलाएगा उसको क्या कहेंगे? तो बताओ बाबू ये जो चीनी दिख रहा है तुमको, ये चीनी विलेय है कि विलायक है? संजन ध्यान देना, चीनी विलेय है कि विलायक है? तो जो पदार्थ घुलेगा उसको क्या कहेंगे? विलेय पदार्थ। जो पदार्थ क्या होगा? घुलेगा, उसको क्या कहेंगे? विलेय पदार्थ। तो घुल कौन रहा है? चीनी। यानी चीनी क्या हो जाएगा सर इस विलयन में? तो विलेय हो जाएगा। और पानी क्या हो जाएगा सर? तो विलायक हो जाएगा। पानी क्या हो जाएगा? विलायक। यानी जो क्षमता रखता है घुलाने का अपने अंदर दूसरे पदार्थ को, उसको क्या कहेंगे? विलायक। और जो पदार्थ घुल जाता है उसको क्या कहेंगे? विलेय। याद रखना कि ज्यादातर मुख्यतः विलेय की मात्रा जो होती है, किसकी मात्रा बाबू? विलेय की मात्रा। यानी सर विलेय की मात्रा कम होती है। क्या होती है सर? कम। और विलायक की मात्रा ज्यादा होती है। विलायक की मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है। एक बात बताओ बाबू कि सर ये बात किस बिना पर लिखे आप? जैसे एक गिलास, मान लो कि ये गिलास है और इस एक गिलास पानी में चीनी घोलो, तो सर आधा गिलास चीनी डाल देंगे तब तो घुल जाएगा। सोचो एक गिलास पानी है और 4 गिलास चीनी डाल दिए एकरा में, अब पानी में चीनी नहीं घुला, चीनी में। अच्छा बाबू एक बोरा चीनी रखल रहे ऐसे और एक जग पानी लेकर के जाओ और गिर जाए पानी चीनी में, तो तुम क्या कहोगे? चीनी में पानी गिर गया कि पानी में चीनी गिर गया? चलो एक जग पानी है और एक कप चीनी लेकर के जाओ दोनों हाथ में ऐसे और गलती से ऐसे होकर के ऐसे गिर गया, अब बताओ कि तुम क्या कहोगे? यानी जिसकी मात्रा अधिक वो क्या कहलाएगा? विलायक। और जिसकी मात्रा कम वो क्या कहलाएगा? क्लियर है सर? अब जैसे हम कहें बाबू एल्कोहल है, देखो यहाँ कंफ्यूजन दूर करो अपना, एग्जाम में क्वेश्चन घुमा देगा, 10वां का एग्जाम नहीं है। एल्कोहल और प्लस पानी, देखते हो ना आदमी दारू पानी फेट फेट के पीता है ना सर, पीता है ना सर, तो ये भी क्या बनेगा? तो ये भी बनेगा विलियन। ये भी क्या बनेगा? विलियन। ये भी क्या बनेगा? लेकिन कैसा विलियन बनेगा? तो समांगी विलियन, समांगी बनेगा सर। लेकिन हमको एक बात बताओ कि ये एल्कोहल और पानी, सर एल्कोहल भी द्रव अवस्था में होता है और पानी भी। अब यहां पर तुम्हारे सामने संकट खड़ा हो गया कि सर दोनों के दोनों द्रवावस्था में, अब क्या कहें? पानी में दारू घुला कि दारू में पानी घुला? तब वहां पर डिसाइड करना पड़ेगा मात्रा कि किसकी मात्रा अधिक थी और किसकी मात्रा। बोलो बात क्लियर है सर? अब समझ में आया कंफ्यूजन कहां था? सर दोनों के दोनों द्रव अवस्था में है तो दोनों घुल मिल गया अपने से। सर चीनी पानी में बोले कि चीनी घुल गया, लेकिन एल्कोहल भी द्रव अवस्था में पानी की तरह और पानी भी पानी की तरह है ना। तो बताओ दोनों को मिलाएंगे तब तो यहाँ पर सवाल उठ जाता है कि सर पानी मिला एल्कोहल में कि एल्कोहल मिला पानी में? तो यहां पर डिसाइड कौन करेगा? जो
ज्यादा रहेगा, जिसकी मात्रा अधिक रहेगी। तो इसमें देखो तो बाबू दारू फेंट रहे हैं पानी में ना, थोड़ी सुनना फेंट जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, तो कहेंगे विलेय हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा सर, तो कहेंगे विलायक हो जाएगा। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है सर। अरे बोलो बाबू, एल्कोहल और पानी के विलयन में एल्कोहल क्या हो जाएगा, विलेय, और पानी क्या हो जाएगा, विलायक। जिसकी मात्रा कम वो विलेय, जिसकी मात्रा अधिक वो क्या कहलाएगा, विलायक। इसका मतलब है सर इसकी मात्रा क्या है, कम, इसीलिए इसको विलेय कहा गया, और इसकी मात्रा क्या है, अधिक, इसीलिए इसको क्या कहा गया, विलायक कहा गया। क्या बात समझ में आ रहा है कि ऊपर ऊपर निकल जा रहा है, बोलो क्लियर है सर। तो याद रखने का है सर कि ये क्या है सर, तो विलयन, और विलयन में कितने चीज होती है, तो दो चीज, एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। जो घुलेगा उसको विलेय कहेंगे, जो घुलाएगा उसको विलायक कहेंगे। विलेय की मात्रा कम होगी, विलायक की मात्रा अधिक होगी। हो गया, डन है, क्लियर है। ए सुते का नहीं रहेगा, ए छोन पापड़ी लोहा टीना जूता चप्पल चलनी गिलास। सिपुल अभी गली में निकलते तो तुरंत वैसा हड़िया एगो थसल लेके निकलता। छोटे को में बहुत मजा आता था, जैसी देखती है कि सोन पापड़ी बेचे वाला तुरंत गली कुची में खोजे लगना है, ये कुछ नहीं रे, ये कुछ नहीं रे, क्योंकि टप भी तनी सुन भी फूटल है तैयो एक लात मार के ऑफ कर देना है, तुरंत दे देना है, ले लो ले लो। ये चाची फूटल है तो क्या करियो। बहुत तब सामान वैसे बहुत बेचे हैं। गारी बात यहाँ थवरे थवरे दे दे अलथिन में, ये तू तो एक खुदरा खुदरी की बात करे थे, थोक से मिला हले। एक मर्तबा एक आदमी से शकरकंद मांगे थे, जैसे कोल रहा था तो कहे भैया दूध देना है, खेवे हो धो के होती, कुआं उआ भी था, डीजल चल रहा था, मोटर भी नहीं था, उगड़ी डीजल चल रहा था, तो सोचे धो के खा लेंगे। इधर खेत देने घूर रहे थे तो घूरेंगे भी थोड़ा देर आओ, मंगा लियो सुनाए दिल को, भगता है कि नहीं ऐसे, भगाएं कि नहीं ऐसे, डांट के भगा दिल को, छोटे को लड़का समझ के। अच्छा तू जिसको लड़का समझ रहा नहीं, लड़का पूरा कल लड़का बना देगा, रुको। और अगला दिन जाके मैया, और एक कोना पूरा शकरकंद था, वो पूरा का पूरा एक कोना शकरकंद कवाड़ ले लिए, 3 गो मिल के हमने। सुबेरे बड्डी गारी, इतना गाड़ी की मत पूछो। तो वहां सुने ला कौन खड़ा रहता है, लेकिन हमने नियन लतखोर लइकन, लेकिन अब लोग खेतवा तर रहे होने से जाके और पीछे एगो आ रहा था, आरो पर बैठ के देख रहे सुन रहे, तो पूरा गाड़ी। दूसरा दिन वही शकरकंद खा भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, हजम भी तुरंत हो जा रहा है, क्योंकि तुरंत पाचक शक्ति मिल रहा है उधर से ना, तुरंत पाचक तो उधर से मिल ही रहा है तुरंत। तो जो ना दे ओकरा तोड़ लेना है। एक मर तो मेरे पापा भी ऐसे किए थे। सेरिया है ना, सेरिया, तो सेरिया के खेत है मेरे घर के जस्ट पीछे, थोड़ी सी 3-4 खेत है, तो ओकरा में कुआं था बगल में, तो वहाँ के तारीस के दादा लगाते थे। तो एक दिन का तो पापा मांगे, हमारे से नहीं दिए, तो रात हुआ, सम्मा के मांगे से नहीं दिए, और रात हुआ, और रात के समय हुआ तो 2 आदमी मिल के जा करके 4 बोझा के तारीख काट लिए। 10-11 बजे रतिया के मंगल लिए नदी का एकदम 10-11 बजे गए, काट के 4-5 लेके आ गए, और सब चाची लोग सब गोतिया तो एक ही जगह थे, सब एक बोझा होकर अंगना में ऐसे करके फेंक दे रहे हैं, कहीं पीछे घेवारी में एक बोझा सब दरवाजा खड़ा कर दे रहे हैं कि देख केतारी रख दे लिए, एकदम जैसे इज्जत से ला के रख लिए, पता नहीं सुबह बाहर निकले के खा लेना है, सब हजम कर जाना है, और सब मार डाले। बगल के कौड़ का आदमी है, केतारी का एविडेंस मिल जीतो तो सब मामले गड़बड़ा जीतो, ठीक ना। तो सब ऐसी खाते छिलकोयत समेत जानवरवा के खिला देते, गैयन के खिला देते, पकाए नहीं बारे, एक तक नहीं जाना चाहिए, और 4 वो सब हजम कर लिया आदमी वैसे। और उस साल के बाद फिर उसका केतारी वहां नहीं लगने लगा, जो अभी तक नहीं लगता। तो कुछ मांगे तो दे दिल करो, जैसे ताजा मिक्सर खाते रहो तो दे दिल करो, कोई मांगे तो सुन रहे उसके बाद ठीक है आगे तक नहीं 30 साल नहीं तक मैं जीप फिसा जाता है आदमी ना, जैसे कुछ के खाते रहो जीप से, और एक दो ऐसे सरकार ऐसे प्लास्टिक के छिलके भोग जा आई ना बगीना खा जैसा तक नहीं, एकदम 30 साल नहीं को तो बात है ने। अच्छा इसमें क्या होता है, 2 चीज, एक विलय होता है, दूसरा आपको क्वेश्चन पे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन इसमें से विलयन से संबंधित है। पीछे क्वेश्चन पूछ रहा था नहीं कौन से संबंधित है, कौन परमाणु 3 को गलत है वो सही, ऐसा था ना सर। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, तो हम लोग हेडिंग डालेंगे सर और लिखेंगे विलयन का गुण। किसका गुण, विलयन का गुण, ध्यान देना मैया, विलयन का गुण। कल ये चैप्टर समाप्त होगा, तो केमिस्ट्री में भी हम लोग छोटा-छोटा 2 चैप्टर समाप्त किए हैं, पदार्थ, पदार्थों का वर्गीकरण
वर्गीकरण, पदार्थ और पदार्थों का वर्गीकरण, जिसमें एक में पदार्थ का अवस्था परिवर्तन पढ़ रहे हैं सर, और इसमें पदार्थ का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं सर। तो ध्यान देना बाबू, विलयन, विलयन का गुण, सबसे पहला गुण में लिखेंगे सर कि विलयन अस्थायी होता है। क्या होता है सर? विलयन अस्थायी होता है। विलयन क्या होता है? अस्थायी होता है। विलयन क्या होता है? अस्थायी होता है। लिखेंगे सर इसके कण, इसके कण तली में, तली में नहीं बैठते, इसके कण तली में नहीं बैठते। मतलब समझ में आता है ना? जैसे अब चीनी और पानी को मिला दो तो पूरा पूरा घुल मिल गया, और गिलास में शरबत, और शरबत को छोड़ जाए तो क्या चीनी तली में बैठ जाता है? यानी इसके कण जो है वो तली में नहीं बैठते हैं। लिखेंगे सर इसके कणों का आकार, इसके कणों का आकार, कणों का आकार 1 नैनोमीटर। क्या कह रहे हैं सर? 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। लिखेंगे बाबू इसके घटक, इसके घटक छानन पात्र को, छानन पात्र को पार कर जाता है। क्या कर जाता है सर? तो पार कर जाता है, पार कर जाता है। इसका आकार क्या होता है सर? तो 1 नैनोमीटर से छोटा, या कहेंगे सर कि इसका कण जो होते हैं या इसके घटक जो होते हैं छानन पात्र को क्या हो जाता है? आर पार हो जाता है, इस तरफ से इस तरफ हो जाता है। क्लियर है? क्लियर है? अरे क्लियर है? इसके कणों को नंगे आंखों से देखा नहीं जा सकता है। मतलब नंगे आंखों का मतलब सर बिना माइक्रोस्कोप के, बिना चश्मा का, बिना दूरबीन का देखा नहीं जा सकता। तो लिखेंगे इसके कणों को नंगे आंखों से देखा नहीं जा सकता है। लिखेंगे सर इसके कणों को, इसके कणों को नंगे आंखों से नहीं देखा जा सकता, नहीं देखा, नहीं देखा जा सकता है, नहीं देखा जा सकता है। बोलो बात क्लियर है सर? इसके कणों को नंगे आंखों से नहीं देखा जा सकता है। क्लियर है? क्लियर है? तो आपसे यहां से क्वेश्चन 3 को गलत और 1 को सही दे रहेगा, वहां से छांटने में काम आएगा सर। देखेंगे बाबू विलयन 2 प्रकार का होता है। विलयन कितने प्रकार का होता है सर? तो लिखेंगे सर विलयन का प्रकार, विलयन का प्रकार, विलयन का प्रकार, और एक को बोलते हैं सर संतृप्त विलयन। कौन सा विलयन सर? संतृप्त विलयन। एक को क्या बोलेंगे सर? तो संतृप्त विलयन, और दूसरा को क्या बोलेंगे सर? तो असंतृप्त विलयन। एक को बोलेंगे सर संतृप्त विलयन, और एक को क्या बोलेंगे सर? तो असंतृप्त विलयन। केयर करना बाबू, ये संतृप्त विलयन क्या होता है सर? हम किस पर बात कर रहे हैं? संतृप्त विलयन पे। कि सर ये संतृप्त विलयन क्या होता है? कहेंगे कि सर वैसा विलयन जो किसी निश्चित ताप पर किसी विलायक में और मात्रा विलय की घोला नहीं जा सके। ऐसे सोचो, आटा सानते हो ना तुम लोग? हाँ वही तो पैदे हो तुम लोग। आटा सानेगी, बर्तन धोएगी, झाड़ू लगाएगी, पोछा मारेगी, घरे गोबर बढ़ान करेगी। हाँ तो वही काम बांट दिया भगवान। हाँ नहीं, खाना 3.5 साल बनाए हैं हम अपने से, ठीक ना? और 6 महीना तो ये भरम में रहे हैं कि हमको रोटी बनाने नहीं आता है। 6 महीना भात खाए हैं। एक दिन क्या मूड खराब हुआ कि नहीं रोटी का मन करता है, रोटी तो बनावे नहीं करता है, तो क्या किए, गए आटा का व्यवस्था किए, बेलना खरीदे, चौकी खरीदे, तावा खरीदे, और ला के अब बेलियो से बेल दियो, लिटोरा फूक दियो। 6 महीना से मतलब हम भरम में हलिए नहीं कि हमरा बेल ही नहीं आवे, ये बेलियो से बेल लियो। टेढ़ा टाड़ हुआ लेकिन बेला गया, फिर रोटी खाए लगे, बहुत खुश। बाप रे बाप। एक बात सीखे कि आदमी को पहले कोशिश कर लेना चाहिए, तब हार मानना चाहिए क्या होता है हमसे या नहीं। अब पहले ही से सोच लिए कहनो ने बेला लिए, कैसे बेलते? अब बेलिए से बेला ले। ठीक है चलियो आगे, चलो संतृप्त विलयन। देखो बाबू से आटा ना, आटा में पानी डालते हैं सर। अब थोड़ा सा आटा डालो तो थोड़ा सा समझ जाएगा। एक मतलब आटा डालते डालते ऐसा समय आएगा कि आटा बनाने नहीं लगेगा, कभी भर इधर आ जाएगा, कभी भर के उधर चल जाएगा। यानी सर एक निश्चित ताप पर किसी विलायक में और अधिक विलय की मात्रा घोलना संभव नहीं होता है। विलयन कैसे कहते हैं? संतृप्त विलय। जैसे मान लो 1 गिलास पानी है, एक कितना चीनी घोल सकते हो? 1 पौआ, अरे 2 पौआ, 1 किलो, 2 किलो। एक समय ऐसा है उस पानी से चीनी घोलाने नहीं लगेगा, और जैसा वो कंडीशन जब वो क्रिया हो जाए, मतलब वही विलयन कैसा विलयन कहलाएगा? संतृप्त विलयन के, और अधिक चीज को घोला नहीं जा सकता है, एकदम चरम सीमा पर गया। वैसे विलयन को क्या कहेंगे सर? तो संतृप्त विलयन। तो लिखेंगे सर कि वैसा विलयन, लिखेंगे वैसा विलयन जो किसी निश्चित पर, जो किसी
निश्चित ताप पर, निश्चित ताप पर किसी किसी विलायक में और अधिक, क्या कह रहे हैं, और अधिक विलेय की मात्रा, किसकी मात्रा, विलेय की मात्रा, घोलना संभव नहीं हो, उसे क्या कहते हैं सर, तो संतृप्त विलयन, जिसमें अधिक मात्रा घोला नहीं जा सकता। ट्वेल्थ क्लास की एगो बच्ची बैठी हुई है, इसमें ध्यान रखना बाबू, तुम लोग को भी सर पढ़ाए थे संतृप्त और असंतृप्त, इंग्लिश में बोले होंगे, क्या बोले थे? अच्छा तुम हिंदी से थी, खतरनाक चीज है संतृप्त विलयन। कौन सा विलयन, समझ में आया ना, ये भाषा समझ में आया ना सर, कि किसी चीज में घोलते 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 एक समय कोई चीज, एक समय ऐसा आएगा कि उसमें और अधिक चीज घोलना संभव नहीं होगा सर, घुलवे नहीं करेगा सर, वो चरम सीमा पर चला जाएगा सर, और अधिक घोलने के लिए और अधिक पानी की जरूरत फिर पड़ेगी सर, वैसे विलयन को क्या कहेंगे, संतृप्त विलयन। और एक विलयन और जिसको हम क्या कहते हैं सर, तो असंतृप्त विलयन, वैसा विलयन जो किसी निश्चित ताप पर किसी विलायक में और अधिक विलेय की मात्रा घोलना संभव हो, यानी और अधिक उसमें घोला जा सकता है, उस विलयन को कैसा विलयन कहेंगे सर, तो संतृप्त विलयन। तो हेडिंग डालेंगे सर और लिखेंगे संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन लिखेंगे सर, वैसा विलयन, वैसा विलयन जो किसी निश्चित ताप पर, जो किसी निश्चित ताप पर, जो किसी निश्चित ताप पर और अधिक विलेय की मात्रा, किसकी मात्रा, विलेय की मात्रा, तुम गाइड का व्यवस्था करवाओ, विलेय की मात्रा घोलना संभव हो, घोलना संभव हो, उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। और नहीं तो कल पैसा जमा करवा देना, यहाँ हम लेते हैं और कहीं कितना लगेगा लेके आएंगे, ठीक है। किताब मंगवा लो बाबू, किताब नहीं रहेगा तो बहुत झोल है। बोलो क्लियर है? संतृप्त असंतृप्त समझ में आया? देखो जहां पर घोलना संभव नहीं हो वो क्या हो गया सर, संतृप्त, और जहां पर घोलना संभव हो वो क्या कहलाएगा सर, असंतृप्त। क्या लिखे, वैसा विलयन जो निश्चित ताप पर और अधिक विलेय की मात्रा घोलना संभव हो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। घोलना और घुल सकता है अभी, मतलब वो विलयन क्या है सर, असंतृप्त। जैसे ही घुलना बंद हो जाएगा वैसे वो क्या हो जाएगा, संतृप्त हो जाएगा। तो विलयन का कई प्रकार, एक को क्या बोलेंगे, दूसरे को क्या बोलेंगे, असंतृप्त। एक को बोलेंगे संतृप्त और दूसरे को क्या बोलेंगे, और तोहनी के रिजल्ट 10वां वालन के लगा ईद के दिन हो, जैना ईद रहेगा तहने तोहनी के रिजल्ट भी रहेगा। ईद 1 तारीख को है कि 31 को है, 31 है। हम तो अजर अमर आदमी, क्या मतलब, बस खाली पता चल जाना, अच्छा होली आ गया तो बस होली के मगल में रहना है। अब पहले कौन इंतजार करता कि होली आ रहा है, 1 तारीख को है, 31 तारीख को है ईद है, और कुछ है, और फिर कोई त्योहार है। अच्छा ये वाला छठ, चैत वाला छठ शुरू है ना, ये घड़ी करे में बहुत हालत खराब हो जाता है, गर्मी आता है, उपवास हालत खराब हो जाता है। ये वाला छठ ठीक रहा है, नदी पानी है सर, तो ये करेंगे तब वो कर पाएंगे, ओ तब वो किया जाता है, ओ बैंगन, आई बैंगन। चलिए आइए सर, बोलो क्लियर है यहाँ तक, है ना? एक क्लास और लेंगे और ये क्या हो जाएगा तो समाप्त। और अब आप कुछ क्वेश्चन तुम्हारे सामने बोले कि लेकर के आएंगे और कुछ क्वेश्चन है तुम्हारे पास। पहला क्वेश्चन, एक ही प्रकार कणों के समूह से बने होते हैं क्या कहलाते हैं? क्वेश्चन लिख करके प्रीवियस क्वेश्चन लाए हैं, तो बताओ बाबू उसको क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। जो समान प्रकार के परमाणु से मिलकर बना रहेगा, क्या प्रकार के, समान प्रकार का परमाणु से जो मिलकर बनेगा उसको क्या कहेंगे? तत्व। तत्व की संख्या कितना है? 118। जेका में से 92 को क्या है? प्राकृतिक। 92 को क्या है? प्राकृतिक। और 26 को क्या है सर? तो मानव निर्मित। क्या है सर? तो मानव निर्मित। हमारे सामने एक बना रहा है क्वेश्चन, तुम्हारे सामने एक पढ़ना होता है, इस क्वेश्चन से तो कई क्वेश्चन पढ़ना अपना काम है। समझ में आया सर? देखो तो बाबू तत्व जो है ना, इस तत्व को 3 भागों में बांट देते हैं। एक को क्या बोलते हैं सर? तो धातु।
क्या बोलते हैं? धातु। एक को क्या बोलते हैं सर? अधातु। क्या बोलते हैं? अधातु। और तीसरा को क्या बोलते हैं? उपधातु। क्या बोलते हैं सर? उपधातु। और क्वेश्चन यहाँ से गहरा के पूछता है कि उपधातुओं की संख्या कितनी है? तो 7 है। कौन कौन है? बोरॉन। क्या है सर? बोरॉन। फिर बोलो सिलिकॉन। क्या है सर? सिलिकॉन। फिर बोलो जर्मेनियम। क्या है सर? तो जर्मेनियम। फिर बोलो आर्सेनिक। क्या है सर? तो आर्सेनिक। क्या है? आर्सेनिक। फिर क्या है? एंटीमनी। आर्सेनिक। फिर उसके बाद क्या है? एंटीमनी। क्या है सर? एंटीमनी। फिर उसके बाद क्या है? टेलुरियम। क्या है सर? टेलुरियम। फिर क्या है? तो पोलोनियम। क्या है सर? तो पोलोनियम। ये सब क्या है? तो उपधातु। तो याद रखना सर कि जो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ उसको क्या कहते हैं? तत्व। तत्वों की संख्या 192 तत्व, 26 तत्व। बाबू तत्व को कितने भागों में बांटे? धातु, अधातु और उपधातुओं की संख्या कौन कौन? बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, और पोलोनियम। बोलो बात क्लियर है सर? बाकी तो तुम धातु खाइए, धातु की कैटेगरी में कौन कौन आ जाएगा? तो कहेंगे सोडियम। क्या है सर? तो धातु है। पोटेशियम, ये भी क्या है सर? तो धातु है ना सर? सीजियम, ये भी क्या है सर? तो धातु है। लोहा, ये भी क्या है सर? तो धातु है। लोहा भी क्या है सर? तो धातु। आयरन बोले तो धातु है ना? गोल्ड बोले तो सोना, ये सब क्या है सर? धातु। धातु में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन है ना? क्लोरीन, ये सब क्या है? धातु। देखो तो बाबू यौगिक को कहे थे सर जब 2 या 2 से अधिक, जब 2 या 2 से अधिक क्या कर रहे थे? जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, 2 या 2 से अधिक पदार्थ, 2 या 2 से अधिक पदार्थ के बीच रासायनिक अभिक्रिया हो रही थी। रासायनिक अभिक्रिया होने पर, रासायनिक अभिक्रिया होने पर क्या होता है? नए गुण वाला पदार्थ का निर्माण होता है। नए गुण वाला पदार्थ का, किस बाबू? पदार्थ का क्या होता है? निर्माण होता है। उसी को हम क्या कहते हैं सर? तो यौगिक। एक बात बताओ, जब यौगिक का निर्माण होगा सर तो ये जो रासायनिक अभिक्रिया होगा पदार्थों को जो मिलाएंगे ये किस अनुपात में मिलाएंगे सर? ये निश्चित अनुपात में रहेगा। किस अनुपात में रहेगा? यानी यौगिक को जब बनाएंगे सर तो ये जो अनुपात रहेगा वो कैसा अनुपात रहेगा? निश्चित अनुपात में रहेगा। अनुपात में रहेगा। जब यौगिक का निर्माण होगा सर तो इसमें उष्मा का, किसका बाबू? उष्मा का उत्सर्जन। क्या होगा? उत्सर्जन। या क्या होगा? अवशोषण। या क्या होगा? अवशोषण। उष्मा का या तो क्या होगा? उत्सर्जन, या तो क्या होगा? अवशोषण। ये जो यौगिक होता है ना सर इसका कुछ ना कुछ सूत्र है, जैसे CaO, ये क्या है? यौगिक। HCl, ये क्या है? यौगिक। NH3, ये क्या है? यौगिक। कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है? यौगिक। लेकिन अब देखो सोडियम है ना, पोटेशियम के सीजियम, CS, आयरन, Fe और गोल्ड Au है ना, तो ये संकेत के रूप में लिखा गया है, इसलिए ये क्या है? तत्व। ये सूत्र के रूप में लिखा गया है, इसलिए क्या है सर? तो यौगिक। तो जो सूत्र के रूप में लिखा गया है उसको क्या कहेंगे? जो संकेत के रूप में लिखा हुआ रहेगा उसको क्या कहेंगे? तत्व। लेकिन एक शब्द और था, इसका नाम क्या था? मिश्रण। ये मिश्रण में 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिला रहे थे। 2 या 2 से अधिक पदार्थ, 2 या 2 से अधिक पदार्थ। लेकिन सर 2 या 2 से अधिक पदार्थ तो मिला रहे थे, लेकिन सर यहाँ पर जो है वो रासायनिक क्रिया नहीं हो रही थी। रासायनिक क्रिया नहीं होती है। रासायनिक क्रिया नहीं होती है। मिश्रण को बनने में कोई रासायनिक अभिक्रिया, यौगिक को बनने में रासायनिक अभिक्रिया होती है। यौगिक किस अनुपात में मिलाया जाता है? क्या कि यहाँ भी 2 या 2 से अधिक तत्व किस अनुपात में मिलाएंगे? इसको कहेंगे यह किसी भी अनुपात में रहेगा। ये किस अनुपात में रहेगा? तो कहेंगे किसी भी अनुपात में। ये जो रहेगा वो किस अनुपात में रहेगा सर? तो किसी भी अनुपात में रहेगा। बात क्लियर है सर? तो बताओ इसका कैरेक्टर अंश क्या लग जाएगा? लग जाएगा? कोई दिक्कत है? समान प्रकार के जो परमाणु मिलकर बनेगा उसको क्या कहेंगे? जो अलग अलग प्रकार के परमाणु मिलकर बना रहेगा उसको कहेंगे यौगिक। क्या कहेंगे सर? तत्व का सूक्ष्म कण परमाणु होता है, जबकि यौगिक का सूक्ष्म कण नहीं होता। पीछे बता के आए सर, परमाणु का आकार गोलाकार होता है, जबकि अणु का आकार त्रिभुजाकार, आयताकार, वृत्ताकार, किसी आकार का हो सकता है सर। ये कैसा आकार का होता है? परमाणु गोलाकार होता है। बोलो बात डन है सर? आइए अगला क्वेश्चन, जो भी छापने लायक बात है एकदम बोर्ड भरते जाएंगे सर, छापते चले जाना। एक क्वेश्चन से बार-बार क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, कैसे पूछा जाएगा बाबू? आइए और अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा यौगिक का उदाहरण है? बताओ। HCl, NO2, जल, पीतल। कौन यौगिक का उदाहरण? नहीं लिखना चाहिए इसको। कौन यौगिक का उदाहरण? नहीं। तो बाबू ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। 2 या 2 से अधिक पदार्थ है सर, हाइड्रोजन और क्लोरीन है सर, ये भी क्या है? तो यौगिक। जल भी क्या है? यौगिक। H2O। बताओ। पीतल बोले तो कॉपर, कॉपर बोले तो तांबा, और पीतल किसका है? पीतल है वो मिश्र धातु है। ये क्या है सर? मिश्र धातु है। ये यौगिक नहीं है। ये क्या है? इसको मिश्र धातु, जो पीछे क्लास में बताए भी थे हम, मिश्र धातु है ना। ये क्या है? मिश्र धातु। बताओ, देखते पता चल गया सर। बहुत सारे यौगिक का नाम याद कर लेने का है ना। यौगिक नाम लेते हैं और उस यौगिक का क्या कर लेना है सर? नाम ही लिख लेना है इसमें सर। आ जाओ, जैसे मैं आपसे कोई पूछे बाबू CaCO3, बताओ ये तत्व है यौगिक है? इसका नाम सर में भी देते हैं, लेकिन पॉलिटेक्निक के प्रीवियस ईयर उधर के देखोगे अगर पूछ ले जगह उसके चौक का सूत्र क्या होता है? कहेंगे CaCO3। इसी को हम लोग बोलते हैं सर संगमर भी। क्या बोलते हैं इसको? संगमर। इसी का दूसरा नाम है चूना। क्या है सर? चूना पत्थर। इसी का दूसरा नाम है खड़िया। इसी का दूसरा नाम क्या है? खड़िया। इसी का दूसरा नाम क्या कहते हैं? खड़िया। इसी का दूसरा नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या नाम है सर? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। एक नाम है जो तुम लोग और बोले उस नाम का, उसका नाम क्या नाम है? लाइमस्टोन। क्या बोलेंगे सर? लाइमस्टोन। ये एक यौगिक का इतना सारा नाम है सर। बात क्लियर है सर? और कभी भी कहीं से भी क्वेश्चन पूछ देता है सर। अभी और भी यौगिक का नाम लिखना बाबू। जैसे ये हुआ क्या सर? CaCO3। जैसे में आपसे लिखे CaOH का होल ट्वाइस, और आपसे पूछे बाबू ये तत्व है यौगिक। यौगिक है सर, इसका नाम बताओ क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा नाम बताओ जो फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है, बुझा हुआ चूना। क्या बोलेंगे सर? बुझा चूना। इसका सूत्र क्या लिख लेंगे सर? बुझा चूना। एक होता है सर कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम लोग बोलते हैं कली चूना। क्या बोलते हैं सर? कली चूना। तो ये सब के सब क्या है? तो यौगिक है। अच्छा, और भी यौगिक है धोने का सोडा, उसको बताया सर, धोने का सोडा NaHCO
3.10H2O, इसको क्या बोलते हैं सर? धावन सोडा। क्या बोलते हैं सर? धावन सोडा। एक और होता है सर Na2CO3, ये होता है खाने का सोडा। क्या होता है सर? खाने का सोडा। एक और होता है सर CuSO4.2H2O, बताओ इसको क्या कहते हैं? जिप्सम। क्या कहते हैं सर? जिप्सम। ये भी क्या है सर? यौगिक है। एक और होता है सर CuSO4.1/2H2O, ये इसको क्या बोलते हैं सर? प्लास्टर ऑफ पेरिस। POP, क्या बोलेंगे सर? प्लास्टर ऑफ पेरिस। अभी और भी यौगिक का नाम लिखो, CaOCl2, इसको हम लोग बोलते हैं सर विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोलते हैं सर? विरंजक चूर्ण, जिसका नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। क्लियर है? अभी और भी सूत्र लिखो, KaO3, इसको बोलते हैं सर नाइटर। क्या बोलते हैं सर? नाइटर। ये भी क्या है सर? तो एक यौगिक है। ये भी क्या है? एक यौगिक है। बोलो, बात क्लियर है सर? इसको बोलो H2SO4, ये भी क्या है सर? तो एक यौगिक है। इसको बोला जाता है सर बैटरी एसिड। क्या बोला जाता है इसको? बैटरी एसिड। या हम लोग के राजा को क्या बोलते थे इसको? सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका रासायनिक नाम हो गया, एक पुकार नाम इसका बोलते हैं बैटरी एसिड, और इसको क्या तो बोलते थे? अच्छा ठीक आ जाएगा। बोलो ये क्या है सर? तो H2SO। सूत्र और होता था जिसको हम लोग नीला थोथा और हरा थोथा कहते थे। क्या कहते थे? नीला थोथा और हरा थोथा। नीला थोथा इसको कहते थे सर CuSO4.5H2O, इसको क्या बोलते थे? नीला थोथा। नीला थोथा। एक और था सर FeSO4.7H, तो इसको क्या कहते हैं? हरा थोथा। क्या कहते हैं? हरा थोथा। ये सब के सब क्या है? यौगिक। एक और होता था सर, एक और सफेद थोथा का भी सूत्र होता था, ZnSO4, ZnSO4.5H2O, इसको क्या कहते थे? सफेद थोथा। क्या कहते थे? सफेद थोथा। ये सब क्या है तो यौगिक है, और ये सारा यौगिक आप याद होना चाहिए कहीं से, और कभी भी क्वेश्चन कहीं से भी रिपीट करता है। अभी एक नौसादर लिखा कर क्या लोगों को उर्ध्वपातित पदार्थ है क्या? नौ सादर क्या कैसा पदार्थ है? तो उर्ध्वपातित पदार्थ है ना, तो उसका भी सूत्र लिखिए लेना, NH4Cl, इसको क्या बोलते हैं सर? तो नौसादर। इतना लिखाइएगा सर, तो आदमी पागल होगा। नहीं, एकदम नहीं पागल होना है, दिमाग पर जोर डालना है, सीखना है, रटना है, याद करना है। तो कभी कौन सा बोलता है? हास्य गैस। वो क्या है सर? तो एक यौगिक है N2, वो कौन सा गैस बोलते हैं? हास्य गैस। ये गैस को सूंघने के बाद रहेगा बिना खुशी खुशी, जैसे लगेगा 220 ला के भी 480 नंबर वाला खुशी है, एक बार सूंघ लेना खाली। आए बैंगन एक आंसू गैस का नाम सुनिए तुम लोग? आंसू गैस प्रशासन और शासन को जब आंदोलन हो लगता है तो देता कुछ, अब तो वहां पर खड़ा गैस पूरा आंसू आंसू लगेगा, आंसू आंसू भग जाएगा, फिर वीडियो फट जाएगा। तो आंसू गैस CCl3.NO2, क्या बोले? आंसू गैस। आंसू गैस क्या होता है? CCl3NO2, इसको बोलते हैं आंसू गैस। क्लियर है? डन है? डन है? बात ये लिख के आपने लिखा सराफ निकल जाए, हम लोग को कहते रहते हैं डन है। कैसे पंख गिरता हो? ऊपर से पंख गिरता गिर जाओ तो तोहनी 6-6 इंची सब छोटा हो जा। भुजिया नहीं काट जो माथवा तो नहीं गिरे। भुजिया ऐसे कटा से देती ना गोले गोले, वैसे कट जा। कोई ठीक हो बताओ, मशीनरी पे ध्यान रखो, पता नहीं हम पढ़ावे ज्यादा ध्यान उधरे लग रहा होगा, अपनी पंख गिर ना जाओ। डिरा डिरा आदमी के जान ले लेना है, बैठे लोग ये ध्यान रहे पंख गिरेगा। रातियों सुत लेने ते 1 बजे भी नींद टूटने ते ध्यान नहीं पंख गिर जाएगा। क्लियर है? आइए बाबू, अगला प्रश्न आपके पास है। समांगी मिश्रण का उदाहरण इनमें से कौन नहीं है? बताए थे बाबू समांग मिश्रण, कौन सा मिश्रण? और बताए थे बाबू कि क्वेश्चन रहा बाबू, ध्यान देना, समांग किसको कहते हैं? जिसे घट पूरा पूरा जाएगा, घुल मिल जाएगा, समांग का लाएगा सर, देखो तथा अल्कोहल पूरा पूरा घुल मिल जाएगा, है ना? कसा तो मिश्र धातु है सर, और ठुच्चे लिखा कर आए थे सभी मिश्र धातु क्या होती है? समांगी होती है। कल के क्लास में चर्चा की है, सब बता दिया कि सभी मिश्र धातु क्या होते हैं? समांग होते हैं। जल तथा नमक, जल तथा नमक ये भी समांग मिश्रण है सर, पूरा पूरा घुल मिल जाएगा। जल तथा तेल, आगे ठुच्चे ही वाला उदाहरण वाली, ठीक है ना? बोलिए यस या नो सर कि जल तेल ऐसा मिश्रण से तो समांग मिश्रण। तो याद रखना बाबू, इस मिश्रण में कौन आ जाएगा? जैसे नमक प्लस जल, कैसा मिश्रण है? समांग मिश्रण। चीनी प्लस जल, चीनी प्लस जल, कैसा मिश्रण है? समांग मिश्रण। एल्कोहल प्लस जल, एल्कोहल प्लस जल, कैसा मिश्रण है? समांग मिश्रण, है ना? लेकिन थोड़ा सा विषमांग का उदाहरण लिखिए तो देखते हैं हम भी विषमांग का उदाहरण। तो चीनी, हाँ चीनी प्लस बालू पूरा पूरा घुले मिलेगा नहीं, दिखाई दे रहा है सर। चीनी प्लस पानी प्लस तेल, यानी जल प्लस तेल, जल प्लस कैसा मिश्रण है? विषमांग मिश्रण। मिट्टी प्लस जल, मिट्टी प्लस जल, ये भी कैसा मिश्रण है सर? मिट्टी पानी पूरा पूरा घुलता है, उसका कण देखोगे तो तेरा जाता है सर, ये भी कैसा मिश्रण है? विषमांग। जिसके घटक नहीं घुलेगा वो क्या कहलाएगा? विषमांग। जिसके घटक घुल मिल जाए वो क्या कहलाएगा? समांग। तो बताओ कौन इसमें से समांग नहीं है? तो कहेंगे ड्योला में, ये समांग इसमें नहीं है। बोलिए नो सर, क्लियर है?
ठीक है, आज अगला क्वेश्चन पे हम लिखा जाएगा, अगर क्वेश्चन आगे बन जाएगा तो आएगा। आज अगला क्वेश्चन बताओ, प्लाज्मा अवस्था की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? विलियम क्रुक्स, विलियम क्रुक्स नहीं, क्या लिखा जाता है? विलियम क्रुक्स। प्लाज्मा अवस्था जो था ना, प्लाज्मा अवस्था पदार्थ का चौथा था, ये पदार्थ का चौथा अवस्था, चौथा अवस्था पूछे तो याद रखना कि पदार्थ चौथा अवस्था में किसको लाना? पदार्थ के चौथा अवस्था में किसको लाना? प्लाज्मा। किसको लाना बाबू? प्लाज्मा को। पदार्थ का चौथा अवस्था में प्लाज्मा को। पांचवा अवस्था कौन है? पांचवा अवस्था। तब बताओ पांचवा अवस्था कौन है सर? तो बी ई सी, बोस, आइंस्टीन, कंडेंसर। इसका खोज था, ये दोनों का नाम ही छुपा हुआ। एक था हमारे यहाँ का सत्येंद्रनाथ बोस और दूसरे थे आइंस्टीन। आपसे पूछे कि सर चौथा अवस्था बोले तो प्लाज्मा अवस्था किसने की? विलियम क्रुक्स। किसने की सर? तो विलियम क्रुक्स। किसने की? तो विलियम क्रुक्स। पदार्थ की अवस्था जिसमें आकार एवं आयतन की अवस्था निश्चित होती है, वो क्या कहते हैं? तो आपको पता होगा सर कि जब हम पदार्थ पढ़ा रहे थे उसमें ठोस पदार्थ पढ़ाए थे और बोले थे इसका आकार भी और क्या आयतन भी, आकार भी और आयतन दोनों के दोनों क्या होता है? निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित। लेकिन अगर द्रव अवस्था की बात किया जाए तो आकार क्या होता है? अनिश्चित। आकार क्या होता है? अनिश्चित। इसका आकार क्या हो जाता है? अनिश्चित। लेकिन आयतन क्या हो जाता है इसका? द्रव पदार्थ का आयतन क्या होता है? निश्चित। आयतन क्या होगा? निश्चित, है ना? अगर गैस में आते हैं सर, गैस पदार्थ को देखते हैं सर, तो इसका आकार भी और आयतन भी, आकार भी और आयतन, आयतन भी क्या होता है सर? तो दोनों के दोनों अनिश्चित होता है। बोलो क्लियर है? तो इस पदार्थ का आकार आयतन निश्चित होता है तो कहेंगे ठोस पदार्थ का। बोलो क्लियर है सर? सारा क्वेश्चन बताया था, ये 10वां नहीं है, ये पॉलिटेक्निक क्लियर करो। क्वेश्चन पूछता है फटाफट देख क्लियर है? आ जाओ अगला क्वेश्चन पर देखो तो बाबू चलो क्या कहता है? उन कणों का नाम बता जो पदार्थ बनाते हैं। परमाणु, छोटे छोटे कणों से करके बना हुआ जिसको क्या कहते हैं? परमाणु। क्या कहते हैं? परमाणु। धातु है, उप धातु में से सभी नहीं कहा जाता परमाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ बाबू। तरल पदार्थों के बीच उसमें का सबसे अच्छा उष्मा का किसका चाहिए था सर? उष्मा का। किसका बाबू? तो सब किस द्रव अवस्था में है? पानी भी किस अवस्था में? पारा भी किस अवस्था में? ईथर भी किस अवस्था में? एल्कोहल किस अवस्था में? याद रखना कि इससे अच्छा चालक है धारा कौन है बाबू? तो पारा। जो द्रव अवस्था में रखकर में भी ये चारों में से सबसे अच्छा चालक कौन है सर? कौन है सर? तो पारा, क्योंकि धातु सर्वोत्तम चालक होता है। पारा कैसा कहेंगे? धातु है। पारा जो बोले तो पारा बोले तो सर इसका संकेत होता है Hg। इसका संकेत क्या हो जाता है? Hg। एकमात्र ऐसा धातु है द्रव अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है, इसलिए इसको धातु कहा जाता है। कहा जाता है सर इसको द्रव धातु कहा जाता है। किस द्रव धातु कहा जाता है? पारा को। पारा का एक खतरनाक आयस्क होता है। पारा का आयस्क हम क्या क्वेश्चन केवल बहाना है, रिपीट तो सारा क्वेश्चन कर लेना है। पारा का आयस्क जिसका नाम है सिनेबार। क्या नाम है? सिनेबार। आप पूछता है कि सिनेबार कैसा आयस्क है? ये थोड़ा पूछा कि सिनेबार किसका आयस्क है? आपसे क्या पूछा सिनेबार कैसा आयस्क है? यहाँ से क्वेश्चन पूछा। सिनेबार का सूत्र होता है Hg और इसमें तुमको सल्फर लिखा है ना, इसीलिए सिनेबार कैसा आयस्क है? तो कैसा सल्फाइड आयस्क है? कैसा आयस्क है? सल्फाइड आयस्क है। सिनेबार कैसा आयस्क है? तो कहेंगे सल्फाइड आयस्क, क्योंकि इसमें सल्फर की मात्रा होती है सर। देखो ना HgS है ना, तो इसमें कैसा आयस्क है ये? तो कहेंगे सिनेबार कैसा आयस्क है? सल्फाइड आयस्क है। कुछ आयस्क कार्बोनेट आयस्क होते हैं, कुछ आयस्क बाइकार्बोनेट आयस्क होते हैं, कुछ आयस्क सल्फाइड आयस्क होते हैं, कुछ आयस्क हाइड्राइड आयस्क होते हैं। बोलो समझ में आया सर? तो याद रखना कि सिनेबार वो कैसा आयस्क है सर? तो सल्फाइड आयस्क। पारा को लेकर चर्चा कर रहे थे कि पारा को अगर धातु के साथ मिला दिया जाए वो अमलगम कहलाता है। कल चर्चा करेंगे ना, लेकिन पारा एक धातु ऐसा है जिसके साथ अभिक्रिया नहीं कर पा रहा सर, वो कौन था? लोहा। तो पारा को किसके पात्र में स्टोर किया जाता है? लोहे के पात्र में। याद रखना सर, ये जो Hg है यानी Hg बोलिए, ये जो पारा है इसको लोहे के पात्र में, किसमें? लोहे के पात्र में, लोहे के पात्र में स्टोर किया जाता है। किसके पात्र में? लोहे के पात्र में स्टोर किया जाता है। बड़े पैमाने पर पारा को रखने की जरूरत है, किसके पात्र में रखा जाएगा सर? तो लोहे के पात्र में रखा जाएगा। बोलो बार्डन है, कोई दिक्कत है नहीं? अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहता न्यूट्रॉन की खोज किसने की? ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन एक कण है ना, दूसरा कण क्या था? प्रोटॉन, और तीसरा कण क्या था? न्यूट्रॉन। तीसरा क्या था? न्यूट्रॉन। बताओ इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन। किसने किया था? जे थॉमसन। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन। क्या कहेंगे सर? गोल्डस्टीन, या कभी इसके नाम पर रदरफोर्ड लिख देता है। क्या देता है? रदरफोर्ड लिख देता है। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी सर? तो जेम्स चैडविक। किसने की? जेम्स चैडविक। किसने किया था सर? तो जेम्स चैडविक। याद रखा, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश और प्रोटॉन पर धन आवेश और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी सर? तो कहेंगे गोल्डस्टीन, जेम्स चैडविक। कहां सर? जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक, गोल्डस्टीन प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन। डाल्टन परमाणु सिद्धांत दिया था, थॉमसन परमाणु मॉडल दिया था, थॉमसन का परमाणु मॉडल है ना, और इलेक्ट्रॉन की खोज भी जे थॉमसन। बात क्लियर है? चलो आ जाओ, अभी हम थॉमसन का परमाणु मॉडल देखेंगे, डाल्टन का भी परमाणु मॉडल, थॉमसन का भी परमाणु मॉडल, नील्स का पढ़ेंगे है ना। अगला टॉपिक हम लोग क्या है भाई? अगला क्वेश्चन पर चलो बाबू। और कहता कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन व न्यूट्रॉनों की संख्या, इसको बाबू न्यूट्रॉनों की संख्या यो क्या कहलाता है? योगिक संख्या इनमें से सभी न्यूट्रॉनों क्या कहलाता है? ऑप्शन नहीं लिखा, ओकरा से कोई नहीं रहा है। देखो ये क्या है सर? तो नाभिक है, और इसके बाहर क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन रहते हैं सर, और इस नाभिक में कौन रहता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और इसको कहा जाता है परमाणु भार। क्या कहा जाता है? परमाणु भार। और परमाणु भार को ए लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? तो ए बराबर क्या हो जाएगा? P प्लस N, यानी P क्या है? प्रोटॉन, और N क्या है? न्यूट्रॉन। तो P बराबर क्या हो जाएगा? A माइनस का N है ना, और N बराबर E, P बराबर निकालिए, N बराबर निकालो, न्यूट्रॉन की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? A माइनस का P। बोलो बात क्लियर सर? बोलो बट बताओ, नाभिक में रहा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन रहता है नाभिक में, और इसको क्या कहता है? परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान या परमाणु द्रव्यमान। याद रखना, ये क्या नाभिक कल के बात है, कल बताएं नाभिक क्या होता है? धन आवेशी। नाभिक क्या होता है? धन आवेश। लेकिन पूछ दिया ये पूरा परमाणु क्या होता है? कहेंगे ये जो पूरा परमाणु होता है, ये परमाणु क्या होता है? तो कहेंगे उदासीन होता है। परमाणु क्या होता है? उदासीन होता है। बात क्लियर है? परमाणु क्या होता है? उदासीन। लेकिन नाभिक क्या होता है? धन आवेश। क्योंकि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या और परमाणु संख्या तीनों आपस क्या होता है? बराबर। इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या और परमाणु संख्या